यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष एक बार फिर से तेज हो गया है। यूक्रेन किसी भी हाल में अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता, जबकि रूस लगातार नए इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है। और इसी बीच जेलेंस्की यूरोपीय देशों के समर्थन के बाद साफ कह चुके हैं कि संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका के शांति प्रस्ताव में बदलाव और रूस की बढ़ती आक्रामकता के बीच ये जंग अब और तेज होती जा रही है। यूक्रेन रूस को क्षेत्रीय रियायत देने के लिए सहमत नहीं है तो मॉस्को भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के पूर्वी क्षेत्र नहीं सौंपने के संकल्प के साथ रूसी सेना का हमला और कब्जा भी बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना की आक्रामकता और तेज गति राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान की पुष्टि करती है कि यूक्रेन में उसके कब्जे वाले क्षेत्रों को नहीं सौंपा गया तो सैन्य ताकत से उसे छीन लिया जाएगा। रूस के एक शीर्ष जनरल वालेरी गेरासिमोव की माने तो उनकी सेना यूक्रेन के सभी मोर्चे पर आगे बढ़ रही है और पूर्वी शहर मैनोहराद में 30% से अधिक इमारतों पर कब्जा कर लिया है। मैनोहराद डोनेट्स्क क्षेत्र में प्रोवस्क के पूर्व में स्थित है। पिछले हफ्ते रूस ने प्रोवस्क पर पूरी तरह कब्जे का दावा किया था, हालांकि यूक्रेन इससे इनकार करता है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने पेट्रोवेस्क क्षेत्र की एक और बस्ती पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। भले ही रूसी हमले में तेजी यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय सहयोगियों से मिलने के बाद साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी भी सूरत में अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा किसी भी हाल में यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लिहाजा यूक्रेन ने अमेरिका को एक संशोधित प्रस्ताव सौंपने का फैसला किया है। इससे पहले अमेरिका ने 21 नवंबर को 28 सूत्रीय शांति योजना पेश किया था। इसमें यूक्रेनी सुरक्षा गारंटियों के जिक्र के साथ डोनबास का इलाका छोड़ने, सेना की संख्या घटाने और नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकने की मांग रखी गई थी। यूरोप ने इसे रूस के लिए फायदेमंद बताते हुए खारिज कर दिया। इसके जवाब में अपना प्लान तैयार किया जो 20 सूत्री हो गया है। जेलेंस्की के रुख से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव को पढ़ना भी गवारा नहीं किया। रविवार को ट्रंप ने कहा कि रूस तैयार है, लेकिन जेलेंस्की नहीं मान रहे हैं। इस बीच पोप लियो ने बातचीत को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ये बात कही। इस बीच जेलेंस्की ने कहा है कि इस साल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए करीब 68,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। ये फंडिंग यूरोपीय देशों से आनी थी, लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल सके। यूरोप और रूस की तनातनी के बीच क्रेमलिन ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि पुतिन सोवियत संघ को बहाल करने के साथ नाटो देशों पर हमले की योजना बना रहे हैं। रूस का कहना है कि यूरोपीय देशों का यह दावा पूरी तरह से निराधार और बकवास है। इसी पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। उसी के साथ सवाल, क्योंकि कार्गो फंड को जब हम देखते हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि जो कब्जा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूरगामी परिणाम आपको क्या लगते हैं इसके नजर आते हुए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शांति की बात तो की जा रही है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन इलाकों पर और क्या होने वाला है? किस तरह की और ज्यादा मजबूती रूस बनाता हुआ नजर आएगा? कौरव जी, बात यह है कि शांति की बात तो हो रही है। ये पीस के जो प्रपोजल्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। रूस भी, अमेरिका ने भी बनाए हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी बना रहे हैं, लेकिन उससे जो बीच में जो उनका जो गैप है दोनों के, वो बहुत ज्यादा गैप है। तो इसलिए युद्ध का जो युद्ध युद्ध क्षेत्र में कोई उसका अंतर नहीं पड़ रहा है। देखिए, रूस ने बहुत अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी शुरू से ही, जब से लड़ाई शुरू हुई है, कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि कौन कौन से एरिया उनके जो यूक्रेन के एरिया हैं वो उनको अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट उनको, रूस को प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनकी बात को मान लिया कि उनको माना कि उनको जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो जस्टिफाइड है। तो उन्होंने जो 28 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, उसमें जो रूस की डिमांड थी उनको सबको मान लिया था। लेकिन जब ये प्रपोजल यूक्रेन को आया और यूरोपियन कंट्रीज को आया, उन्होंने उसको एक तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि वो जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है और हम इसको जगह को, हम जमीन जो मांग रहा है रूस, उसको हम नहीं दे सकते। लेकिन ये कि फंडामेंटल इशू है, तो
अगर इस पर बातचीत कोई समझौता नहीं होता है तो इसका मतलब युद्ध चलता रहेगा। और दूसरी तरफ रूस, जैसा कि खबरें आ रही हैं और जो दिख भी रहा है कि ऑलरेडी जो उनका उद्देश्य है उसमें केवल मेरे ख्याल से 2-4% जमीन रह गई है जी। उसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और रूस का ये मानना है, और जिस तरह का पॉइंटेड अटैक कर रहे हैं वो, उनका उद्देश्य ये है कि जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर सप्लाई है, न्यूक्लियर पावर सप्लाईज है, नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन है या ऑयल की पाइपलाइन है, उसको डैमेज वो कर रहे हैं। उससे होगा क्या रहा है, एक तो सिविलियंस का मॉरल टूटेगा, क्योंकि सर्दी बहुत आने वाली है, सबको मालूम है यूक्रेन में सर्दी बहुत पड़ती है। तो अगले 3 महीने बहुत मुश्किल होने वाले हैं यूक्रेनियंस के लिए, कि अगर उनको सर्दी के टाइम में हीटिंग प्रोविजन नहीं मिलेगा तो नेचुरली उनकी कैपेसिटी जो है लड़ाई करने की वो अपने आप घट जाएगी और वो शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो रूस का जो पलड़ा है वो इस वक्त भारी है। जो यूरोपियन कंट्री वो बात जरूर कर रहे हैं कि हम ये मदद देंगे या यूक्रेन जो पैसे हैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि यूरोपियन कंट्री ने, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में वो नजर आ रहे हैं जब से ये बात हुई है कि यूरोपियन कंट्री उनको और ज्यादा मदद और सहायता देगी। तो क्या ज़ेलेंस्की सिर्फ यूरोपियन जो मदद मिलेगी उनको उस पर टिके हुए हैं, या कोई इंटरनल सोर्स ऐसा भी है ज़ेलेंस्की के पास जो अभी भी लगता है कि वो आगे रख सकते हैं, जिससे जो रूस है वो कहीं ना कहीं इनकी बात मान ले? क्या कुछ ऐसा नजर आता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो बातचीत हो रही है अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए पैसे के अलावा इसमें जरूरत है उनको हथियारों की, और यूरोप के पास में तो हथियार है नहीं, वो सब अमेरिका से आ रहे हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उस सप्लाई लाइन को रोक देंगे, जो कि वो कभी भी कर सकते हैं क्योंकि सब जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह से बिहेव करते हैं, तो यूरोपियन उनको कितना सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। और जहां तक पैसे की बात है उसमें भी इनका झगड़ा है आपस में, क्योंकि बेल्जियम जिसके पास वो पैसा है रूस का, वो तैयार नहीं हो रहा है पैसा देने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो है रूस के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहता। तो जो है फ्रांस हो या यूके या जर्मनी हो या जो है यूके हो, ये केवल बात कर रहे हैं, पैसा तो लगा नहीं रहे, कोई पैसा स्पेंड करने के नहीं। जो बेल्जियम में पैसा अटका हुआ है जर्मनी का, उनका रशियन का, उसको हम देंगे। खुद आपने अभी रिपोर्ट में आपने बताया कि 68,000 करोड़ रुपए की वो यूक्रेन करा कि हमारे को पैसे की कमी है। तो केवल मुझे लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो केवल बातचीत है, उसमें अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन का ही होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की जो अपनी बात रखते हैं वो ये बताते हैं कि साफ तौर पर हमने देखा कि पुतिन ने जो शर्तें रखी वो ज़ेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है। मध्यस्थता का रास्ता जरूर निकाला जा रहा है और बीच का रास्ता निकालने और तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मौजूदा स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। तो क्या ये युद्ध कभी शांति की ओर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी मौजूदा जो हालात हैं वो साफ तौर पर विचारों के नजर आते हैं और अपनी अपनी बात पर दोनों नेता, बड़े सुप्रीम लीडर, दोनों इस पर खड़े नजर आते हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये स्टेलमेट है, क्योंकि यूक्रेन जमीन जो शर्तें हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। रशिया जो है वो रूस बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, उसको वो कहते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे के लिए उनका अपने पैरामीटर्स हैं। तो अभी तो स्टेलमेट है, लेकिन रूस जो है उसको फायदा क्या हो रहा है कि जो लड़ाई हो रही है उसमें जो उनके ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो वो अपने आप कह देंगे ओके युद्ध विराम के लिए हम तैयार हैं, पीस के लिए हम तैयार हैं। तो उसमें फिर यूक्रेन क्या कर पाएगा या यूरोपियन कंट्रीज क्या कर पाएंगे? हटा तो नहीं पाएंगे अमेरिकन उसको, रशियंस को वहां से। तो ना उनमें कैपेसिटी है, ना वो कर पा रहे हैं। तो मेरे विचार से अभी जो ये स्थिति है वो रूस के फेवर में है, और यूरोपियन कंट्रीज या यूक्रेन जो ये स्टैंड ले रहे हैं ये केवल एक मॉरल स्टैंड है, जो प्रैक्टिकल मेरे विचार से नहीं है। उनको एक दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, कंप्रोमाइज का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि रूस को भी पर दबाव बनाए कि वो कुछ बातें उनकी भी मान लें। लेकिन जिस तरह की वो स्टैंड ले रहे हैं मेरे ख्याल से रूस नहीं मानेगा, और अल्टीमेटली नुकसान मेरे विचार से यूरोप को और यूक्रेन को सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर जो अफ्रीकी देश सूडान से है उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां पर सूडान जो है वो झुलसता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ इसके मायने हैं और क्यों आखिर ऐसा हुआ है। सब कुछ बताएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।